Previous lecture, accounting for inventory की continuity में lecture number 3. Objective of today's lecture is analysis of profit and its effect due to change in inventory valuation. जो हमने इनिशियल फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि प्रॉफिट और प्रॉफिट का एनालिसिस कैसे करेंगे और इन्वेंट्री की चेंजेस से आपके प्रॉफिट कैसे चेंज होता है. इन्वेंट्री क्राइटेरिया, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू, इन्वेंट्री का क्राइटेरिया प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, analysis of profit and its effect due to change in inventory valuation. इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है. कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेथड्स. अगर हम अज्यूम करें सेल्स हमारी है 10 लाख रुपए की, 60,000 की इन्वेंट्री हमारे पास पहले थी, 7,50,000 की इन्वेंट्री हमने और परचेज की, तो आपके पास टोटल स्टॉक जो है 60,000 की पहले थी, 750 की और परचेज. अब आपके पास टोटल स्टॉक अगर आप सेल करना चाहें, पर्सन अगर सेल करें तो 8,10,000 रुपीज की आपके पास इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं. अब बाकी इन्वेंट्री सेल हो चुकी है, 50,000 की इन्वेंट्री अभी भी आपके पास है, तो 8,10,000 में से 50,000 की इन्वेंट्री अभी भी आपके पास क्लोजिंग है. तो रिमेनिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,60,000. 10 लाख रुपए में जो चीज आपने सेल की है वो आपने कितने में परचेज की है? 7,60,000 में. तो 10 लाख 1 मिलियन माइनस 7,60,000, तो 2,40,000 रुपीज इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. सिमिलर अगर सेम कंडीशन, सेल सेम है, परचेज सेम है, ओपनिंग स्टॉक सेम है, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल 10,000, 8,10,000, वो सिमिलर है. क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर 50,000 से हमने इंक्रीज कर दी 20,000, जितनी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज कर दी उतने ही आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,60,000 से 20,000 रुपीज डिक्रीज हो गई. और जितनी 7,40,000 से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज हो गई तो उतनी ही आपके पास ग्रास प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया. ग्रास प्रॉफिट 2,40,000 था जब इन्वेंट्री 50,000 थी. जितनी 20,000 की आपने इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दी उतना ही आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ. इट मींस कि जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतना प्रॉफिट कम होगा, जितनी इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा. और जितनी इन्वेंट्री आपकी कम होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज होगी. देख लें, इन्वेंट्री जितनी 50,000 रुपीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 50,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,60,000 है. 20,000 की इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, 70,000 हो गई और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,40,000 रुपीज आ गई. थर्ड ऑप्शन में अगर सेल सिमिलर है 10 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक सेम है, परचेजेस सेम है, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल 8,10,000, अब 50,000 70,000 का बदले 30,000 कर दिया. 50,000 का अगर बेस बनाए, 50,000 से इन्वेंट्री अगर हमने इंक्रीज कर दी 70,000 तो आपके क्या हुआ? प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ. अगर 50,000 से 20,000 रुपीज का अमाउंट अगर कम कर रहे हैं तो 50 से अगर हम 30,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री कर रहे हैं तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,20,000. जितनी इन्वेंट्री आपने इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे, 50,000 से अगर इंक्रीज किया 70,000 पे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतनी कम होगी और उतना ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा. थर्ड ऑप्शन में जितनी इन्वेंट्री को अगर आप कम करेंगे, 50 से 30,000 पे करेंगे, तो जितनी आप इन्वेंट्री कम करेंगे तो उतनी ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगी और उतना ही प्रॉफिट आपका कम होगा. सेकंड हमारा ऑप्शन था इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर IS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. कॉस्ट और एनआरवी किस तरीके से अज्यूम करेंगे, किस तरीके से अज्यूम करेंगे कि क्या चीज एनआरवी क्या चीज है. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, नेट रियलाइज्ड वैल्यू. द कंपैरिजन बिटवीन द टू शुड आइडियली बी मेड सेपरेटली फॉर ईच आइटम. हर आइटम के लिए ये कंपैरिजन आपको करना है कि अगर ये इन्वेंट्री हमने परचेज कितने में की है और मार्केट से इस यूनिट से, इस आइटम से हमें अमाउंट कितना रियलाइज होगा, वैल्यू रियलाइज कितना होगा, कैश में कन्वर्ट अमाउंट कितना मिलेगा. जो दोनों में लोअर अमाउंट होगी वो आपके एसेट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए. कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सम अदर ओवरहेड्स. जितनी भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा आप कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस में, जो प्रोडक्ट आप अपने मार्केट से लेते हुए ब्रिंग द प्रोडक्ट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, जहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही है वहां तक, और जिस कंडीशन में सेल कर रहे हैं उस कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे कर रहे हैं
जितने भी उसके लिए आपके पास ओवरहेड्स मींस कि एक्स्ट्रा जितने भी एडिशनल आप सपोर्टिंग काम कर रहे हैं, जितने भी उसके लिए ओवरहेड्स कर रहे हैं, जितने भी उसके लिए सेल्स कमीशन दे रहे हैं, जितने भी उसके लिए रेंट दे रहे हैं, सब चीजें उस कॉस्ट में शामिल है। कॉस्ट के अंदर ये सब चीजें शामिल होंगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द सेलिंग प्राइस। एनआरवी का अमाउंट क्या है? जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, मगर सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट फ्रॉम नाउ टू कंप्लीशन एंड द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी चीज सेल हो रही है, अब वो सेल करने के लिए भी अगर हमें कोई एडिशनल काम करना है, लेट सपोज मार्केटिंग एडवर्टाइज करनी है, सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर पे ट्रांसपोर्टेशन सेल करेंगे, तो उस एरिया के अंदर वो हमारा आइटम सेल होगा। तो ये अमाउंट जितने में सेल होगी प्राइस में, उस सेल अमाउंट से माइनस करेंगे जितने भी आज के बाद जिस दिन हम बात कर रहे हैं उसके बाद जितना भी अगर फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, वो सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगा, दिस अमाउंट इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मीन जितने में सेल हो गए, तो सेल करने के लिए हमें एडिशनल खर्चा कितना करना है, वो सब चीजें माइनस करेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर है, मगर आई होप के इजी समझ में आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मुगल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन based on inventory count carried out on 13 January 2012 was 6,75,000। जो इन्वेंट्री 17 जनवरी 2012 में आपने इन्वेंट्री काउंट की, उसकी वैल्यू 6,75,000 रुपीज है। These included goods costing rupees 15,000 which were purchased on December 2011 and have a net realizable value of 12,000। जो इसके अंदर वो इन्वेंट्री भी शामिल है जो 15,000 में अपने परचेज तो की थी दिसंबर में, मगर उसकी जो सेल वैल्यू है वो 12,000 रुपए। 6,75,000 के अंदर ये 15,000 की इन्वेंट्री वैल्यू है, जिस इन 15,000 की इन्वेंट्री इंक्लूडेड है जिसकी वैल्यू 12,000 रुपए में, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो फ्यूचर में सेल होगा, सेल माइनस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास 12,000 रुपए मिलेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 31 दिसंबर 2011 एंड 17 जनवरी 2012। ईयर एंड कब हो रहा था? 31 दिसंबर। मगर आपने इन्वेंट्री काउंट कब की है? 17 जनवरी। इस दौरान जो ट्रांजेक्शन आपके पास जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है वो कुछ इस तरह से। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज अमाउंट रुपीज 1,55,710। 1,55,710 रुपीज की वैल्यू आपने, वो अमाउंट है जो आपने परचेज की है, जो 31 दिसंबर को नहीं थी मगर 17 जनवरी में आपके पास इंक्लूडेड है। सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 2,50,000। Mughal Trading Corporation MTS normally sells goods at a markup of 25% of cost। जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट करने के बाद वो सेल करता है। However, 20% of sales were made at discount of 8% of the normal selling price। 2,50,000 में से जितना अमाउंट आपने सेल किया है उसमें से 25% कॉस्ट प्लस उस पर 25% मार्कअप है, आपको प्रॉफिट है। मगर 20% ऑफ सेल्स, जो सेल्स का 20% मीन 2,50,000 का जो 20% है, वो अमाउंट हमने 8% डिस्काउंट पे सेल की है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,990 रुपीज वर रिटर्न टू सप्लायर। 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक हम 1,990 रुपीज की इन्वेंट्री सप्लायर को वापस कर चुके हैं। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन January 4, 2012 वर रिटर्न बाय ऑन 15 जनवरी। जो 4 जनवरी को हमने कस्टमर को सेल की थे वो 15 जनवरी को वापस कर दिए। रिक्वायर्ड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज दैट शुड बी रिपोर्टेड एज करंट एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011 में कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए? 17 जनवरी को कितनी है? 6,75,000। 6,75,000 की इन्वेंट्री आपके पास 17 जनवरी को। अब आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। These included goods costing rupees 15,000 which were purchased in December
2011 हैव अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 12,000। 15,000 में परचेज की थी, अब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है 12,000 में, अब तक सेल नहीं हुई मगर वैल्यू डिक्रीज हो गई है। वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी हमें ये डिफाइन करता है कि अगर कॉस्ट लोअर है और एनआरवी लोअर है तो कॉस्ट कितनी लोअर है, कॉस्ट कितनी है 15,000, एनआरवी कितनी है 12,000, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो लोअर अमाउंट हम एज एसेट्स लेंगे, मगर हम 17 जनवरी को हम जो इंक्लूड कर चुके हैं वो 15,000 रुपीज कॉस्ट इंक्लूड कर चुके हैं। तो जो डिफरेंस है 3,000 रुपीज का आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ एनआरवी, 15,000 हमने इंक्लूड किया था जबकि इंक्लूड होना चाहिए था 12,000, तो 3,000 रुपीज की आपकी इन्वेंट्री यहां से कम होगी। सेकंड नंबर लॉजिकल, sale of goods amounted to rupees 2,50,000. MTS normally sells goods at a markup of 25% of cost. However, 20% of sales were made at a discount of 8% of the normal selling price. अब टोटल सेल कितनी की है 2,50,000। अब टोटल 2,50,000 पे जो सेल्स करने के लिए आपने कितने अमाउंट की सेल्स की है, 2,50,000 की 80% वो अमाउंट है जो आपने फुल प्राइस पे सेल की है। 2,50,000 का 80% मतलब 2 लाख रुपए अमाउंट, 2 लाख रुपए की अमाउंट वो है जो अपने उसकी जो सेल्स की जितने की कॉस्ट है उसका 125% मतलब के कॉस्ट अगर 100% है तो उस पर 25% हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखा हुआ है। तो सेल्स प्राइस जो है उसके कॉस्ट भी है उसके अंदर प्रॉफिट भी है 80%, 75%। अच्छा, जितनी कॉस्ट है अगर 100% कॉस्ट है तो उसका 25% उस पर मार्कअप भी है। तो अगर जितनी की हमने सेल की है, कितने की 2 लाख रुपए की सेल की है, उसको अगर हम कंसीडर कर लें 125% उसके अंदर 20% प्रॉफिट है, 100% कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें कॉस्ट मालूम करनी है। तो जब हम 2 लाख रुपए की जो हमने सेल की उसकी जो कॉस्ट है वो हमने परचेज कितने में की थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,60,000। अब इसके अंदर सेकंड और एडजस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डिस्काउंटेड सेल किया आपने 2,50,000 की 20%, 2,50,000 की 20% मीन्स के 50,000। अब 50,000 की सेल्स पे आपने प्रॉफिट भी है 25%, मगर उसमें हमने 8% डिस्काउंट किया है। जितनी भी सेल्स है 50,000 की अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125% करेंगे तो हमें एक्चुअल कॉस्ट मिलेगी। तो एक्चुअल कॉस्ट जो आपके पास मिलेगी वो अमाउंट, अब उस कॉस्ट पे हमने 8% फर्दर हमने सेल की है, 8% हमने फर्दर सेल पे डिस्काउंट किया है। तो आपके पास अगर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो हमारे पास 40,000 रुपीज की कॉस्ट है। मगर हमने इसके ऊपर 8% डिस्काउंट किया है, 125% का अगर हम 8% डिस्काउंट करेंगे तो हमने 92% हमें अमाउंट मिला है। तो 92% अमाउंट जो हमें मिला है वो अमाउंट अगर हम इस फार्मूला जो आपके सामने लिखा है 2,50,000 का 20% उसको मल्टीप्लाई बाय कर ले 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमने 125% पे सेल नहीं किया उस पर 8% डिस्काउंट किया है तो इसका 92% मीन के 115। अब आपके पास जो अमाउंट आपने 50,000 रुपीज की सेल की है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115 करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट है जो कॉस्ट मिली है वो है 43,478। इट मींस कि हमने जो 2,50,000 में सेल की थी उसके अंदर एक की तो कॉस्ट आपके पास स्टैंडर्ड थी 1,60,000, 80% जो हमने सेल की 20% में वो की जिसमें हमने फिक्स प्राइस पे नहीं की 8% एडिशनल डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज अमाउंट रुपीज 1,55,710 रुपीज। ये 1,55,710 की वो वैल्यू है जो हमें हमने वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज हमने इन्वेंट्री परचेज की है। कब परचेज की है, 17 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। क्या ये फर्स्ट 31 दिसंबर को हमारे पास अवेलेबल होगा स्टॉक, नहीं, तो हम यहां से ये सिंपल माइनस कर लेंगे।
नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1900 वर रिटर्न टू सप्लायर। आपने सप्लायर को अब रिटर्न किया 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी, जबकि ये अवेलेबल था स्टॉक आपके पास कितने कब 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर में ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने बात की थी गुड्स सोल्ड ऑन 4 जनवरी 2012 एंड रिटर्न ऑन 12 जनवरी। 4 जनवरी को आपने सेल किया और 12 को आपको पास वापस आ गई, तो वो 17 में तो इंक्लूड होगी, इसीलिए इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। अब जो टोटल आप अमाउंट करेंगे 6,75,000 माइनस 3,000 प्लस 1,60,000 43,478 माइनस 155,710 रुपीज प्लस 1,990 रुपीज, तो आपका अमाउंट विल बी 7,21,758। जो आपने इन्वेंट्री काउंट की थी 6,75,000 की, उस दिन आपके पास जो इन्वेंट्री थी वो इन्वेंट्री थी 31 दिसंबर को 7,21,758 रुपीज की। नेक्स्ट ऑप्शन इज एमसीक्यूज। नाउ एमसीक्यूज फर्स्ट एमसीक्यू फॉलोइंग इज a data of inventory of Bilal and Rafi Corporation at year end। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अल्फा की कॉस्ट है 20,000, एनआरवी है 22,000, बीटा की कॉस्ट 11,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10,000, चार्ली की कॉस्ट 12,500 और एनआरवी 12,000, डेल्टा की कॉस्ट 17,600, एनआरवी 18,000। What value of inventory should be shown by the corporation in its assets at year end? ईयर एंड पे इनकी वैल्यू कितनी अमाउंट की वैल्यू इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब डिफरेंट कॉस्ट एंड डिफरेंट एनआरवी ए बी सी डी। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी प्रोडक्ट्स है आपके पास 4 प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट में विच एवर इज लोअर एनआरवी और कॉस्ट। अल्फा 20,000 लोअर अमाउंट, बीटा कॉस्ट 11,000 एंड एनआरवी 10,000, तो बीटा 10,000, चार्ली 12,500 की कॉस्ट है, कितने में सेल होगी 12,000 में, लोअर अमाउंट कौन सा है 12,000, डेल्टा 17,600 आपके पास कॉस्ट है, एनआरवी कितनी है 18,000, लोअर कौन सा अमाउंट है कॉस्ट। इन सब का टोटल करेंगे तो 59,600। आप ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री of Dietro, a giant of electronic items, amounted to rupees 1,94,800, excluding the following two inventory headlines। दो आइटम्स के अलावा उनके पास जो इन्वेंट्री है 1,94,800 की। ए और बी दो आइटम्स ऐसे हैं 600 आइटम्स विच हैड कॉस्ट रुपीज 7 रुपीज ईच। ऑल were sold after the statement of financial position dates for rupees 600 each with selling expense of rupees 300 for the batch। टोटल 600 आइटम्स को हमें सेल जब इस वक्त हमारी कॉस्ट कितनी है जो हमें इंक्लूड हमें नहीं किए वो हमने एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग टू आइटम, ये 1,94,800 के अंदर ये आइटम इंक्लूड नहीं है। अब हमें अगर इनकी क्या वैल्यू इंक्लूड करनी है वो चीज को जरा डिस्कस करना है। 600 आइटम्स हमारे पास वो है जिसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कॉस्ट 7 रुपीज है, मगर सेल कब हुई है आपके क्लोजिंग ईयर के बाद जब सेल्स किए, सेल कितने में किए 6 रुपीज ईच में, बट विद द सेलिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज 300 फॉर द बेच। 600 के पूरे आइटम्स के बेच को, पूरे बॉक्स को, पूरे बंच को सेल करने के लिए 300 रुपीज हमने सेलिंग एक्सपेंस में किए। सेल कितने में किए 6 रुपीज ईच में। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड प्रोडक्ट वो है 500 डिफरेंट आइटम्स विच हैड कॉस्ट रुपीज 40 रुपीज ईच। दीज आइटम्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिस दिन हमने क्लोजिंग हमारे ईयर एंड थे उस दिन हमने ये सोचा कि ये हमारा 500 का स्टॉक डैमेज है, डिफेक्टिव पीस है। रेक्टिफिकेशन वर्क आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट अमाउंटेड रुपीज 1,500 रुपीज हमने इस पे खर्चा किया, तो ये प्रोडक्ट हमारी सेलिंग कंडीशन में आ गई। कितने में सेल होगी आफ्टर दे विच दे वर सोल्ड फॉर रुपीज 38 ईच। 38 रुपीज ईच के हिसाब से हमने ये आइटम्स जो 500 आइटम्स थे वो हमने सेल किए।
कितने में सेल किए? 38 रुपीज ईच आइटम में, विद द सेलिंग एक्सपेंस। इसको सेलिंग एक्सपेंस के लिए 38 रुपीज में सेल करने से पहले 1500 हमने उसको रिपेयर करने में काम किया, डिफेक्टिव थे उसको रिपेयर करने के लिए, रेक्टिफिकेशन वर्क के लिए 1500 पे किया, और फर्दर इसके सेलिंग एक्सपेंस के लिए 700 रुपीज एक्सपेंस किया, मतलब कि 2200 हमने एक्सपेंस किया। उसके बाद हमें 38 मल्टीपल बाय 500 रुपीज अमाउंट मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल फिगर्स ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो के स्टेटमेंट में कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू होनी चाहिए? 2,19,800, 1,198,200, 2,12,700, 2,14,900। हमारे पास स्टॉक है कितना पहले? 1,94,800 इन्वेंट्री वैल्यूशन। अब दो आइटम्स हैं, दो लाइनें हैं, इसको जरा कैलकुलेशन करके देख लें। ए के अंदर 600 यूनिट्स से मैंने परचेज, 600 यूनिट्स की हमारी कॉस्ट है 7 रुपीज से। कॉस्ट कितनी है? 6 मल्टीप्लाई बाय 7। एनआरवी कितनी है इसकी? 600 कितने में सेल होंगे? 6 रुपीज में। जितना अमाउंट होगा उसमें से माइनस, उसको सेल करने के लिए 300 रुपीज का हमने एडिशनल एक्सपेंस किया है, सेलिंग एक्सपेंस किया है। वो माइनस करने के बाद आपके पास जो एनआरवी है वो 3,300 और कॉस्ट है 4,200। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है एनआरवी एंड कॉस्ट 3,300। बी कंडीशन में, बी लाइन 500 यूनिट्स 40 रुपीज में आपने सेल किए तो 20,000 रुपीज की वैल्यू है। एनआरवी कितनी है? 5,000 यूनिट्स कितने में सेल करेंगे? 38 रुपीज में। मगर 38 में सेल करने के लिए 2,200 का रुपीज आपने अमाउंट, जो 2,200 1,500 रुपीज के आपने रेक्टिफिकेशन वर्क किया, उसको डिफेक्टिव को सही कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर का खर्चा किया, प्लस उसके बाद सेलिंग के लिए एक्सपेंस किया 700 रुपीज। तो 2,200 आपने जब माइनस करेंगे किस अमाउंट से? 500 मल्टीप्लाई बाय 38, तो अमाउंट विल बी 16,800। अब कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है? 16,800। हमारे पास 1,94,800 की इन्वेंट्री पहले थी, उसमें आपके पास 3,300 की इन्वेंट्री कंडीशन ए के लिए कॉस्ट एंड एनआरवी, ए लाइन जो हमारी बात थी, जो आइटम 600 आइटम्स, उसका कॉस्ट कितनी थी? 4,200 एंड एनआरवी कितनी है? 3,300। दोनों में से लोअर अमाउंट आप इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। बी कंडीशन में भी सिमिलर चीज, 20,000 एंड 16,800, जो लोअर अमाउंट है वो आप ऐड करेंगे, द अमाउंट विल बी 2,14,900। So option D is correct. Third number MCQ, the closing stock of business amounted to rupees 1,50,500, but later on it was discovered that the following defective items was not accounted for. ये डिफेक्टिव आइटम्स से जिसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। आइटम ए 400 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 20 ईच, 20 रुपीज के एक आइटम है, 400 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 31 रुपीज में सेल होंगे ईच, हर यूनिट 31 रुपीज में सेल होगा। आफ्टर द रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 1,700, जब अब इन डिफेक्टिव आइटम पे 1,700 रुपीज का अमाउंट हम एक्सपेंस करेंगे, तो आपके पास ये सेल कितने में होगा? 31 में। और इसको सेलिंग करने के लिए 400 यूनिट्स को सेल करने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस टू द सेल दीज 400 यूनिट्स ऑफ रुपीज 800। इनको सेल करने के लिए हमें 800 रुपीज के यूनिट्स की जरूरत, 800 रुपीज सेलिंग एक्सपेंस होंगे। आइटम टू, आइटम बी 300 यूनिट्स हमने, हमारे पास कॉस्टिंग रुपीज 15 ईच, 300 यूनिट से जिसकी कॉस्ट 15 रुपीज ईच, 15 रुपीज का एक यूनिट है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 14 ईच, सेलिंग होगी 14 रुपीज में, मगर इनको भी रिपेयर करने के लिए हमें 1,200 रुपीज का एक्सपेंस करना है। और 300 यूनिट्स को सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंस भी हमें इनकर करना है 600 रुपीज। मीन्स कि हमें जो सेलिंग और रेक्टिफिकेशन एक्सपेंस है, फर्स्ट के अंदर 1,700 प्लस 800 टू 2,500 के बाद वो 20 रुपीज वाला एसेट हमारा इन्वेंट्री आइटम हमारा 31 में सेल होगा। पार्ट बी के अंदर 15 वाला हमें 14 में सेल होगा, मगर जब ये सेल करने के लिए हमें 1,200 प्लस 600 1,800 टोटल एक्सपेंस करना होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री शुड बी टेकन टू द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के करंट एसेट्स में वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150,500, 160,900, 164,900, 2,14,900। अब
इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितनी है? 1,50,500। फर्स्ट आइटम में कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट कितनी है? 400 मल्टीप्लाई बाय 20, 8,000। एनआरवी की वैल्यू कितनी है? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 31, 31 में सेल होगा, मगर उसके अलावा सेल के लिए हमें 1,700 प्लस 800 एडिशनल एक्सपेंस करना होगा, 2,500। वो जब हम 31 रुपीज जो रियलाइज होगा उसमें से अगर हम ये एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट विल बी 9,900। विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी? कॉस्ट लोअर है तो हम कॉस्ट कंसिडर करेंगे। बी के अंदर 300 यूनिट है जिसकी प्राइस कॉस्ट 15 रुपीज। अब कॉस्ट उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए 1,200 रुपीज एक्सपेंस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस के लिए 600 रुपीज एक्सपेंस करेंगे, और जब 300 यूनिट सेल होंगे तो 14 रुपीज ईच में। तो बाय अल्टीमेट हमें रियलाइज कितना होगा? 2,400। विच एवर इज लोअर, 4,500 और 2,400? विच एवर इज लोअर, एनआरवी इज लोअर, 2,400 इज अ लोअर अमाउंट। तो अब ये अमाउंट हम इसमें टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट विल बी द 1,60,900। 1,60,900, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Gulshan Corporation seal deals in three types of products: shirt, skirt, and jeans. Following information is related to these three types of inventory at the year end. Shirts 25 रुपीज की कॉस्ट है, एस्टिमेटेड सेलिंग 22 रुपीज में होगी, मगर 22 में सेल करने के लिए भी आपके पास 5 रुपीज की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट एक्सपेंस करना है। स्कर्ट के अंदर 34 रुपीज की स्कर्ट है, सेल कितने में होगी? 36 में, मगर सेल करने के लिए 7 रुपीज की हमें एडिशनल एक्सपेंस करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जीन्स 30 रुपीज की कॉस्ट है, सेल कितने में होगी? 40 रुपीज में, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 40 रुपीज, और सेलिंग के लिए 6 रुपीज आपके पास एडिशनल एक्सपेंस पे कर। कितनी इन्वेंट्री है आपके पास? शर्ट 500 यूनिट्स, स्कर्ट 490 यूनिट्स, जीन्स 370 यूनिट्स। The value of inventory at the year end should be, the value of inventory at the year end should be, तीनों की इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए? 33,810, 35,800, 30,500 और 29,750। अब तीनों की कॉस्ट, तीनों आइटम्स पर यूनिट प्राइस गिवन है, पर यूनिट से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग कॉस्ट गिवन है, और यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स इन हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें, शर्ट की प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज। एनआरवी कितनी है? 25 रुपीज पे सेल होगी, मगर सेलिंग के लिए 5 रुपीज का एक्सपेंस करना होगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एडिशनल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एनआरवी। एनआरवी इज 17 रुपीज। विच एवर इज लोअर, एनआरवी। कितने यूनिट से? 500, 500 से मल्टीप्लाई किया तो 8,500 की आपके पास शर्ट्स है। स्कर्ट्स कितनी है? 34 रुपीज की कॉस्ट है, और अल्टीमेट एनआरवी कितनी है? 36 माइनस 7, 29 रुपीज आपकी कॉस्ट एनआरवी है। तो लोअर 34 एंड एनआरवी में कॉस्ट, एंड एनआरवी में लोअर इज एनआरवी 29 रुपीज। कितने यूनिट से? 490, 490 मल्टीप्लाई बाय 29 तो आपके पास 14,210 रुपीज। जीन्स 30 रुपीज की कॉस्ट है, 40 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के लिए 6 रुपीज की आपकी कॉस्ट, 6 रुपीज की आपके पास एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस पे कर दे। 30 एंड 34 भी कंपेरिजन करेंगे तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 30 रुपीज। कितने यूनिट्स हैं? 370, 370 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 11,100 आपके पास टोटल अमाउंट है। इन तीनों इन्वेंट्री को जब आपने टोटल किया तो 33,810 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोबाइल डीलर अबाउट हिज information at the year end. The value of inventory should be shown in the statement of financial position prepared at year end. 4 टाइप्स के मोबाइल सेट है, नोकिया X2, नोकिया C2, X3, C3। कॉस्ट है, नोकिया X2 की कॉस्ट प्राइस है 5,000, रियलाइजेबल वैल्यू है 3,300। नोकिया C2 की कॉस्ट प्राइस है 13,000, एनआरवी है 13,500। नोकिया X3 की कॉस्ट है 14,400, एनआरवी है 13,900। नोकिया X3 की कॉस्ट प्राइस है 14,900 प्लस एनआरवी है 15,000। विच एवर इज लोअर, प्रोडक्ट
X2 की लोअर कौन सी है, 5000 और 3300, 3300। C2 के अंदर 13000, X3 के अंदर 13900, और C2 के अंदर कॉस्ट इज लोअर 45100। ऑप्शन डी